चलो बच्चों, तो आज हम लोग उसी में चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यू करें, जो चैप्टर का नाम है स्टाफिंग। देखो, यहाँ स्टाफिंग में कल जो हम लोग टॉपिक कंटिन्यू कर रहे थे ना, वो थे स्टाफिंग की प्रोसेस। स्टाफिंग के प्रोसेस में 3 स्टेप आते हैं। पहले रिक्रूटमेंट करना, फिर सिलेक्शन करना और फिर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट देना। तो कल हमने रिक्रूटमेंट के बारे में समझा था। रिक्रूटमेंट मतलब क्या कहलाता है कि सिर्फ लोगों को अभी बुलाना। भाई, जितने भी लोगों को नौकरी चाहिए तो फिलहाल अभी आप लोग एप्लीकेशन लेके आओ। उसका सिलेक्ट करना नहीं, सिर्फ लोगों को बुलाना। कल हमने देखा था ना कि जैसे एडवर्टाइजमेंट देकर या जो इंटरनल के अकॉर्डिंग कि अपने ही लोगों को बोल कर के भाई तुम्हारे कोई पहचान वाले हो तो उसे बुला के लाओ। तो सबको सिर्फ लोगों को काम के लिए बुलाना तो उसे रिक्रूटमेंट कहते हैं। आज हम लोग उससे आगे की प्रोसेस देखें, जो प्रोसेस आती है सिलेक्शन। कि जितने भी लोग अब जॉब के लिए अप्लाई किया है ना, जिन भी लोगों ने, उनमें से उनको सिलेक्ट करना। सिलेक्शन मीन्स, जो सिंपल डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है कि सिलेक्शन मीन्स चेकिंग द एप्लीकेशन रिसीव्ड एंड अपॉइंटिंग द सूटेबल कैंडिडेट। कि जितनी भी एप्लीकेशन आई है उसे अच्छी तरह से चेक करना और फिर उनमें से सूटेबल कैंडिडेट मतलब जो सही हो, जो लायक हो, उसे सिलेक्ट करना, उसे अपॉइंट करना। बरोबर ना? जितनी भी एप्लीकेशन आई सबको सिलेक्ट करके उनमें से सही पर्सन को फिर सिलेक्ट करना। ओके। अब देखो, ये जो सिलेक्शन प्रोसेस है ना, वो सिंपल और शॉर्ट प्रोसेस नहीं है, काफ़ी लॉन्ग है। आपको पता है, जैसे हमने पहले चैप्टर से ये पढ़ते आ रहे हैं कि कोई भी बिजनेस में मैनेजमेंट की 3 लेवल होती है। 3 अलग अलग लेवल होती है कि नहीं मैनेजमेंट के लिए, कि टॉप लेवल, मिडल लेवल और बॉटम लेवल। बॉटम लेवल पे जनरली वर्कर्स या वो लोग काम करते हैं, ठीक है ना। मिडल लेवल पे सब डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स वगैरह होते हैं और टॉप लेवल पे मैनेजर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और ये सब होते हैं। तो यहाँ पर सिलेक्शन वो तो तीनों लेवल के लिए होंगे ना। जॉब अगर कोई कर रहे हैं, किसी को जॉब के लिए बुला रहे हैं, तो वो तो तीनों लेवल के लिए ज़रूरी है ना। और तीनों लेवल के लिए ये प्रोसेस समझो अलग अलग है। बॉटम लेवल की अगर बात करें ना, तो बॉटम लेवल के लिए सिलेक्शन की प्रोसेस ज़्यादा लंबी नहीं आती। बॉटम लेवल पे ज़्यादातर वर्कर्स होते हैं, ठीक है ना। वर्कर्स, पियून या ऐसे लोग होते हैं। तो उनकी वजह से उनमें सिलेक्शन प्रोसेस सिंपल होती है। सिर्फ ये चेक किया जाता है कि वो ईमानदार हैं, काम करने लायक हैं, भाई उन्हें ये काम आता है या नहीं आता। अगर नहीं आता तो हम सिखाएंगे, लेकिन क्या वो सीख सकते हैं? क्या सीखने की एबिलिटी भी तो होनी चाहिए ना। तो ये प्रोसेस बॉटम लेवल के लिए हुई, वो सिंपली जो है वो पता चल जाता है। लेकिन मिडल लेवल या टॉप लेवल के लिए अगर किसी को सिलेक्ट करना हो ना, जैसे ऑफिसर्स या उससे भी टॉप लेवल पे मैनेजर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उन्हें अगर सिलेक्ट करना हो तो उसके लिए ये प्रोसेस बहुत कॉम्प्लेक्स आती है, बहुत लंबी प्रोसेस आती है। क्योंकि उस लेवल पे अगर किसी को सिलेक्ट करो तो वो इंसान हमेशा एक्सपर्ट होना चाहिए, सूटेबल होना चाहिए उस जॉब के लिए। इसके अलावा उसे अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो लॉयल, ईमानदार होना चाहिए। तो ही ऐसे लोग को सिलेक्ट किया जाएगा ना। ठीक है, तो इसलिए वो प्रोसेस हम लोग देखेंगे आज। हम लोग देखें सिलेक्शन प्रोसेस या प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, ये ध्यान से समझना। और ये प्रोसेस आप लोग इस वे में भी समझना कि आप लोग अभी जैसे 12th पढ़ रहे हो बेटा, अब अगले साल कॉलेज में जाओगे, उसके बाद जल्दी ही आप लोग जॉब के लिए अप्लाई करोगे। तो जब आप कोई बड़ी जॉब के लिए अप्लाई करते हो ना, तो उसमें भी सिलेक्शन अगर आपका हो कि ना हो, तो उसके लिए आपको ये पूरी प्रोसेस कंप्लीट करनी पड़ती है। हर बड़ी कंपनी में अगर आपको जॉब चाहिए तो उसके लिए वहाँ पर ये प्रोसेस वो लोग करवाते हैं, जो आपको भी करनी पड़ेगी अगर आप कोई बड़ी कंपनी में जॉब चाहते हो तो। ठीक है, तो ये जनरल नॉलेज के लिए भी ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझना। तो देखो, सिलेक्शन कैसे करवाया जाता है। अगर आपको भी अगर कोई बड़ी मैनेजर की पोस्ट चाहिए, आप अपना ही एग्जांपल लेकर समझो तो समझ में भी जल्दी आएगा। कि अगर आपको कोई कंपनी में बड़े मैनेजर की पोस्ट चाहिए, तो अब मैनेजर की पोस्ट के लिए वो लोग आपको सिंपल थोड़ी सिलेक्ट करेंगे। क्या खाली आपको ऐसे पूछेंगे? हाँ, खाली फ़ोन पे पूछ लिया आपसे कि हाँ भाई आपने एमबीए किया है, हाँ किया है, चलो ठीक है जॉब पे आ जाओ। क्या इतनी सिंपल हो जाता है? नहीं, उसमें काफ़ी लंबी प्रोसेस आती है। क्या करते हैं सिलेक्शन में? तो सबसे पहला पॉइंट आता है वेलकमिंग एंड प्राइमरी मीटिंग। कि सबसे पहले वेलकमिंग और प्राइमरी जनरल मीटिंग आती है। आप लोग जैसे टीवी में देखते हो ना,
कि हाँ भाई वो उस पर्सन को जो है वो इंटरव्यू के लिए बुलाया और इंटरव्यू में जो है वो उसने बड़े बड़े डायलॉग मारे और उसको जॉब मिल गई। मूवीज़ में तो आप लोग ऐसे ही देखते हो ना, कोई भी जॉब के लिए जाता है तो हाँ भाई उसने ऐसी ऐसी बातें कर दी तो उसको जॉब दे दी गई। लेकिन इतना सिंपल नहीं होता। मूवी में जो आप इंटरव्यू देखते हो ना तो सीधा ही आपको इंटरव्यू में नहीं भेज देते कि आपको कोई कंपनी में मैनेजर की जॉब चाहिए और वहाँ पे जो है वो आपने एप्लीकेशन भेजी तो आपको सीधा इंटरव्यू के लिए बुला दिया। नहीं, वो सिर्फ मूवीज़ में होता है। असली बड़ी कंपनीज़ में अगर आपको इंटरव्यू देने जाना है तो उसके लिए भी पहले प्रोसेस आती है। सबसे पहले तो ये प्राइमरी मीटिंग होती है। अब जैसे कोई कंपनी में आपको मैनेजर की जॉब चाहिए तो उस कंपनी ने, आप अकेले तो होगे नहीं जिसने एप्लीकेशन दिया है, आपके साथ दूसरे लोग भी तो होंगे ना। अब इतनी बड़ी पोस्ट के लिए ज़्यादा लोग नहीं आते। मैं मैनेजर की अगर पोस्ट है तो उसके लिए समझो एक पोस्ट के लिए एक जगह खाली है तो उसके लिए 15-20 लोगों ने एप्लीकेशन भेजी है। ठीक है ना, 15-20। तो पहले प्राइमरी मीटिंग में उन सभी को बुलाया जाता है, उन सभी को ही बुलाया जाता है और वहाँ पे उनका ऐसे समझो कि भाई बेसिक इंटरव्यू लेते हैं प्राइमरी मीटिंग में। तो भाई उन सब से उनका नाम वगैरह पूछा जाता है, देखा जाता है कि वो कॉन्फिडेंस है या नहीं है। ठीक है ना, कॉन्फिडेंट है या नहीं ये। उनसे कुछ फॉर्म फिलअप करवाए जाते हैं, कुछ जनरल नॉलेज की बातें की जाती हैं, ये प्राइमरी मीटिंग में। जैसे आप अगर कोई मैनेजर की जॉब के लिए जा रहे हो तो सबसे पहले आपके साथ वहाँ पर जो है वो दूसरे 10-15 लोग भी होंगे जो सेम मैनेजर की पोस्ट के लिए आए होंगे और आप सब में से सिलेक्शन कोई एक का ही होगा। तो प्राइमरी मीटिंग है ना, ग्रुप मीटिंग की तरह होती है। 10-15 लोगों को ही साथ में बुलाया जाता है और वहाँ पे जो आपसे पहले मैनेजर होंगे या और कोई पर्सन होंगे वो आपसे जनरल नॉलेज के कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, आपसे कुछ फॉर्म फिलअप करवाएंगे। ठीक है, ये प्राइमरी मीटिंग में होता है। जब ये हो जाए ना तो उसके बाद तो दूसरा आता है रिसीविंग एंड स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशंस। रिसीविंग एंड स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन, फिर आपने जो भी एप्लीकेशन भेजी है, ये प्राइमरी मीटिंग में जो भी आपने फॉर्म वगैरह भरे होंगे फिर उसको चेक किया जाता है। आप जब प्राइमरी मीटिंग में जाओगे ना तो वो लोग आपको कहेंगे कि ठीक है आप अभी घर पे जाओ, जो कुछ होगा तो आपको आगे फ़ोन करके बताएंगे। उसी वक्त तो जॉब देंगे नहीं आपको। वो आपको यही कहते हैं कि आप अभी घर पे जाओ प्राइमरी मीटिंग के बाद, कि चलो आपने फॉर्म वगैरह भर दिया, आप घर पे आराम करो, आगे जो कुछ हुआ आपको फ़ोन करके बता देंगे। ठीक है, तो उसके बाद वो लोग क्या करते हैं तो ये सब एप्लीकेशन की स्क्रीनिंग करते हैं कि आपने जो भी एप्लीकेशन भेजी है, जो भी डॉक्यूमेंटेशन उसमें आपने अटैच किए हैं, जो आपने नॉलेज लिखी है। आप लोग पता है वो इंग्लिश में आप लोग एप्लीकेशन नहीं लिखते, एग्ज़ाम में पूछते हैं ना आपको एप्लीकेशन, तो उसमें आप सब चीज़ें लिखते हो ना कि आपकी स्किल कितनी है, नॉलेज कितनी है, कितनी स्टडी की है, एक्सपीरियंस कितना है, इससे पहले कहाँ जॉब करते थे। तो वो सभी चीज़ें ना वो लोग चेक करते हैं कि कहीं आपने फॉर्म में गलत बातें तो नहीं लिखी, कि आपने किया हो खाली बीबीए और आपने लिखा हो एमबीए, नकली सर्टिफिकेट जोड़ दिया हो। तो वो चेक करेंगे ना नकली है या असली है। वो लिटरली उस कॉलेज में फ़ोन करके पूछते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों में, छोटी मोटी जॉब के लिए ऐसा नहीं पूछते। लेकिन कोई बड़ी कंपनी में हो ना तो वो कॉलेज में ही फ़ोन करके पूछते हैं कि आपने अपने फॉर्म में लिखा है कि मुझे एमबीए में 95% मिले। तो 95% मतलब तो आप बहुत होशियार होंगे। तो वो कंपनी वाले सीधा आपके कॉलेज में फ़ोन करेंगे कि आपके कॉलेज में जो है वो लड़का पढ़ता था, क्या उसके 95% आ गए। तो आपने झूठ लिखा होगा ना, वहाँ पकड़े जाओगे। समझ रहे हो। तो आपकी एप्लीकेशन वहाँ चेक करते हैं। आपने एक्सपीरियंस लिखा हो कि इससे पहले मैंने 2 साल उस कंपनी में फ़ोन किया है ना, या उस कंपनी में काम किया है, तो वो कंपनी वहाँ पे फ़ोन करेगी कि आपके यहाँ पर 2 साल उसने काम किया था कि नहीं किया था। बराबर। तो ये सब चीज़ें वो चेक करते हैं। अगर अगर इसमें कोई सर्टिफिकेट गलत हुए, आपने कोई इन्फॉर्मेशन गलत भरी है या कुछ, तो वहीं पे ही आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है। मतलब समझो पहले 20 लोग आए ना वो पहले प्राइमरी मीटिंग में, तो 20 में से समझो 2-3 लोग यहाँ पे निकल जाते हैं। जिसने गलत इन्फॉर्मेशन भरी होगी उसको यहीं पे ही निकाल देते हैं। अब समझो वो 2-3 निकल गए, बाकी बचे 15-16 लोग, है ना, 15-16-17 जितने भी लोग बचे, उसको फिर आगे बुलाया जाता है नेसेसरी टेस्ट के लिए। फिर उसके बाद उनकी अलग अलग तरह की टेस्ट लेते हैं। जब इतनी बड़ी पोस्ट पे जॉब के लिए जाना हो ना तो आपकी भी ये कुछ टेस्ट ली जाती है। कौन कौन सी टेस्ट? तो ये 4 तरह की टेस्ट ली जाती है, ध्यान से समझना और चारों टेस्ट याद रखना।
सबसे पहले आईक्यू टेस्ट। तो आईक्यू टेस्ट मतलब क्या कि जिसमें आपकी स्मार्टनेस, आपका कॉमन सेंस, आपकी जनरल नॉलेज, आपकी मेमोरी, आपकी पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग, आपकी थिंकिंग कैपेसिटी, ये सब आपको जो है वो पूछते हैं। ये जनरली आईक्यू टेस्ट हुआ, बराबर। अब आईक्यू टेस्ट में आपको जनरली जो है वो ऐसे कॉमन सेंस की बातें पूछेंगे, लिटरली ऐसा पूछते भी हैं, ध्यान से सुनना। कि आप अगर कहीं पे गए ना, आप उस ऑफिस में जा रहे हो, तो वहाँ आते के साथ आपको सीधा ही पूछेंगे कि आप जो है वो ऑफिस में आए हो तो कितनी सीढ़ियाँ चढ़ के आए हो। अब आपने कभी सीढ़ियाँ गिनी होगी, लेकिन आपको वहाँ पूछा जाता है। वो क्यों पूछते हैं पता है? वो सिर्फ आपकी स्मार्टनेस चेक करने के लिए पूछते हैं। आपको सीधा क्वेश्चन पूछेंगे इंटरव्यू में, इस आईक्यू टेस्ट में। ऐसे जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ कि सीधा आपको पूछेंगे कि भाई आपने जो है वो यहाँ इस ऑफिस में आए तो कितनी सीढ़ियाँ चढ़ के आए। तो उस वक्त घबराना नहीं, कॉन्फिडेंस से बोल देना कि भाई 50 सीढ़ियाँ चढ़ के आया हूँ। अंदाजा उस वक्त माइंड में आना चाहिए कि भाई 3 फ्लोर चढ़े हैं ना, हर फ्लोर पे 15-15 होगी तो 45 सीढ़ियाँ, चलो 50 सीढ़ियाँ चढ़ के आया हूँ। घबराते नहीं है ना, उन्होंने गिनी होगी ना आपने गिनी होगी, एक अंदाजा बोल देते हैं कि हाँ चलो इतना चढ़ के आया हूँ। वो आपकी स्मार्टनेस चेक करते हैं कि आप कहीं ऐसे क्वेश्चन पूछ के घबरा तो नहीं जा रहे हो, समझ रहे हो। फिर कॉमन सेंस चेक करते हैं कि आपको जनरल नॉलेज है या नहीं। आपको पूछेंगे कंट्री के प्रेसिडेंट कौन है, या फिर जो है वो दूसरी कोई अभी करंट टॉपिक कौन सा चल रहा है उसके बारे में कुछ बातें करेंगे आपसे, ठीक है। तो ये आईक्यू टेस्ट जो है वो आपको लिया जाता है इसमें। ये टेस्ट में पास हो गए तो फिर लिया जाता है एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट मतलब क्या कि आप जो भी जॉब के लिए आ रहे हो ना, क्या उस जॉब में आपको रियली इंटरेस्ट है, कि फिर आप लोग सिर्फ वो कहते हैं ना भाई बस पैसों के लिए जॉब कर रहे हो। रियली इंटरेस्ट है या नहीं है, वो इस एप्टीट्यूड टेस्ट में आपको पूछा जाता है। उसमें आपको बेसिक टेस्ट ली जाती है कि जैसे अगर मैनेजर की जॉब है ना, तो आपको जनरल मैथ्स के क्वेश्चंस पूछेंगे, कुछ जनरल आपको केस कहेंगे कि चलो अगर मेरे बिजनेस में ये प्रॉब्लम हो गई तो उसका मैं सॉल्यूशन कैसे निकालूं। मैनेजर तो यही काम करता है ना कि भाई बिजनेस में अगर मुझे प्रॉब्लम हुई तो बताओ मैं इसका सॉल्यूशन कैसे निकालूं। वो आपको ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे, तो जिससे पता चलेगा कि आपको उस काम में इंटरेस्ट है या नहीं है। उसके बाद आता है ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट में आपकी स्किल चेक की जाती है ना, आपकी स्किल चेक करते हैं। और ये चेक किया जाता है कि आप लोग सच में इस जॉब के लायक हो या नहीं हो। ट्रेड में ऐसा कि अगर आप कोई बिजनेस में जुड़े हुए हो ना, तो आपको सच में उस बिजनेस की जनरल नॉलेज है या नहीं है। वो कि जैसे अगर आप लोग कोई कोई बड़ी कंपनी है, कोई भी कंपनी, जैसे समझो अगर कोई कार बनाने वाली कंपनी है उसका आप मैनेजर बन रहे हो, कोई कार की कंपनी है जिसके आप बड़े मैनेजर के लिए आपने अप्लाई किया है, तो वहाँ पर वो आपसे जो है वो ट्रेड टेस्ट में पूछेंगे कि बताओ भाई कि आप जो अगर कार के लिए काम करने वाले हो तो बताओ दुनिया में सबसे महंगी कार और सबसे नंबर 1 कार कौन सी है। तो अगर आप उस जॉब के लिए जा रहे हो तो आपको ये जनरल नॉलेज होनी चाहिए ना कि यार मैं जो है वो अगर कार के लिए जा रहा हूँ तो मुझे पता तो होना चाहिए कि कार के बारे में क्या क्या नॉलेज, भाई सबसे महंगी कार कौन सी है, ठीक है। या आपको वो पूछेंगे कि कार सबसे फास्ट कौन से गियर में चलती है। कि अगर सडनली कार जो है वो कोई स्लोप पे जा रही है तो उस स्लोप में उस कार को कैसे चलाएंगे, कौन से गियर में चलाएंगे, ये पूछेंगे कि नहीं। अगर कोई मोबाइल बनाने वाली कंपनी में आप लोग जॉब के लिए जा रहे हो तो वहाँ ट्रेड टेस्ट में आपको ये जनरल क्वेश्चंस मोबाइल के पूछेंगे कि बताओ मोबाइल में जो है वो जनरली कितनी रैम के साथ कितनी मेमोरी होनी चाहिए। आप जैसे मोबाइल में नहीं देखते 4 GB रैम 64 GB मेमोरीज, देखते हो ना, अभी ऐसे पढ़ते हो कि नहीं। तो आपको रीज़न पता है कितनी रैम के साथ कितनी मेमोरी होनी चाहिए, क्यों 4 के साथ 64 ही रखते हैं, 60 क्यों नहीं रखते, क्यों ऐसा। 4 GB रैम है तो उसके साथ 64 GB मेमोरी क्यों, ये 128 या ऐसे ही क्यों नंबर लेते हैं, आधे क्यों नहीं, 100 GB भी तो रख सकते थे, कौन मना कर रहा है उन्हें, पर क्यों ऐसा रखते हैं। आपको कोई पूछे तो, समझ आ रहा है। तो अगर आप उस बिज़नेस के लिए जॉब अप्लाई करने जा रहे हो तो आपको उस बिज़नेस की नॉलेज भी तो होनी चाहिए, है ना। फिर तो वो आप वहाँ पे मजाक उड़ा के आओ कि भाई वहाँ मोबाइल की कंपनी के मैनेजर बनने जा रहे हो और वहाँ मोबाइल का लॉक खोलने ही नहीं आ रहा है कि मोबाइल का लॉक कैसे खोले, ये तो मजाक हो गई ना वहाँ पे फिर। तो वहाँ पे आपको उसी वक्त निकाल दिया जाता है। तो ऐसा ट्रेड टेस्ट लेते हैं कि जहाँ पे आप जो भी बिजनेस के लिए
अप्लाई करने जा रहे हो उस बिजनेस की जनरल नॉलेज आपसे पूछेंगे। उसके बाद साइकोलॉजिकल टेस्ट है, जहाँ साइकोलॉजिकल टेस्ट में आपका नेचर, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपका एटीट्यूड, आपकी हैबिट्स वो आपसे पूछते हैं। कोई भी पर्सन का एटीट्यूड उसके चलने फिरने, उसके उठने बैठने से पता चल जाता है। आप कोई ऑफिस में एंटर होते हो और वहाँ ऑफिस में जो है वो जोर से वो दरवाज़ा पछाड़ के आप लोग एंटर हो जाओ, है ना, दरवाज़ा तोड़ते हुए और जोर से खट खट, यहाँ पे नॉक करते हैं, नॉर्मली नॉक करते हैं और आप जोर से हाथ से खट खट करते हुए अंदर जाओ, तो आपकी इंप्रेशन वहाँ ख़राब हो जाती है कि नहीं? ठीक है ना, ये आपका एटीट्यूड देखते हैं। कुर्सी पर वो सामने वाला बोले कि ना बोले, आप जाकर सीधा कुर्सी पे टांग रख के बैठ जाओ, तो वहाँ जाके पहले नॉर्मली पूछना होता है कि कैन आई सिट सर, मैं बैठ सकता हूँ? तो फिर आपको वो परमिशन दे तो बैठो। ये एटीट्यूड, ये आपका नेचर देखा जाता है वहाँ पर। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कि वहाँ जाकर आपके पसीने तो नहीं छूट रहे हैं, घबरा तो नहीं रहे हो, नहीं, एकदम कॉन्फिडेंस में बैठे हैं। आपकी हैबिट वहाँ पूछते हैं कि आपको हैबिट कौन कौन सी है, कि कहीं आपको वो ड्रिंकिंग की हैबिट या फिर स्मोकिंग की हैबिट, ऐसी हैबिट्स तो नहीं है। तो ये सब चीज़ें चेक की जाती है वहाँ पर। तो ये टेस्ट बहुत ज़रूरी है इंटरव्यू में। अगर ये सब टेस्ट क्लियर हो जाए ना, ये टेस्ट क्लियर हो जाए तो फिर आपको नेक्स्ट स्टेप के लिए बुलाते हैं। जो लोग इन टेस्ट में फेल हो जाते हैं ना, तो उनको वहीं से ही निकाल देते हैं। ठीक है, ये इसलिए डिटेल में समझा रहा हूँ बेटा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, आपको आगे भी हमेशा काम आएंगे ये, बरोबर ना। देखो, तो पहले जैसे प्राइमरी मीटिंग में 20 लोग आए होंगे, फिर दूसरे स्टेप में 2-3 लोग निकल जाएंगे, फिर इस टेस्ट में 4-5 और निकल गए, अब बचेंगे ही समझो 10-12 लोग। तो उनको फिर नेक्स्ट स्टेप में बुलाते हैं। इसी प्रोसेस में नेक्स्ट स्टेप आती है, वो आती है पर्सनल इंटरव्यू। फिर जब आप जो वो टीवी में देखते हो ना कि इंटरव्यू के लिए बुलाया, वो इंटरव्यू यहाँ बुलाते हैं। इस स्टेप में आपकी सब टेस्ट वगैरह पहले ही चेक कर ली जाती है, उसके बाद आपको इंटरव्यू में बुलाते हैं। ठीक है, जितने 10-12 लोग बचे उन सबको यहाँ इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। और यहाँ इंटरव्यू में जो भी बॉस होगा ना, कंपनी का जो भी बॉस हुआ, वो बॉस आपसे इंटरव्यू लेगा। जनरली ये इंटरव्यू कोई भी डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी भेदभाव के बिना लिया जाता है। ऐसा नहीं ये मेरा पहचान वाला है तो हाँ भाई मैं इसको ही सिलेक्ट करूँगा, नहीं। वो पहले सबकी, जितने भी 10-12 लोग हैं ना, उन सबको पहले अच्छी तरह से इंटरव्यू लेकर उनकी बातें सुन लेते हैं, फिर उनमें से किसी को सिलेक्ट करते हैं, डायरेक्टली नहीं। और यहाँ इंटरव्यू में आपसे क्या क्या पूछे जाते हैं? तो इंटरव्यू में आपसे आपके वर्क रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, जो भी आप बिजनेस में काम कर रहे हो तो वैसे ही वर्क रिलेटेड क्वेश्चंस, कुछ जनरल नॉलेज के जो है वो क्वेश्चंस, या कुछ उसी टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चंस कि आपने पढ़ाई कहाँ पे की, आपका अपना एक्सपीरियंस बताओ, इससे पहले जो आप जॉब कर रहे थे वो जॉब क्यों छोड़ दी। या आपको पूछते हैं कि आपने 2 साल उस कंपनी में जॉब की थी, अभी आप मेरी कंपनी में आ रहे हो तो क्यों आ रहे हो, क्यों वो पहली जॉब छोड़ दी, कि खुद छोड़ी थी कि उन्होंने लात मार के निकाल दिया था। ये पूछा जाता है ना वहाँ पे, समझ गए? ठीक है, मतलब ऐसी लैंग्वेज में नहीं, नॉर्मली वहाँ पे पूछते हैं। तो ये सब बातें वहाँ पूछी जाती है। हर डिपार्टमेंट के हेड, कंपनी का बॉस, जो पहले मैनेजर काम करते हो, वो सब मिलकर आपका इंटरव्यू लेते हैं, पर्सनल इंटरव्यू। इन पर्सनल इंटरव्यू में भी आपको जवाब नहीं दिया जाता, फिर आपको ऐसे ही बोलते हैं ना कि चलो ठीक है आप जाओ, आपको फिर हम फ़ोन करके बताएंगे जो भी हो। क्योंकि वो पहले ही 10-12 लोगों को सुनेंगे सबको, फिर उनमें से जो सही लगे ना, उनमें से उनको सिलेक्ट करते हैं। जिसने अच्छी तरह से जवाब दिया, जिसने अच्छा एटीट्यूड, अच्छा बिहेवियर वहाँ पे बताया, तो उन लोगों को ही वहाँ पे सिलेक्ट किया जाता है। तो इस पर्सनल इंटरव्यू में भी जो 10-12 लोग बचे उसमें से भी 2-3 निकल जाएंगे और, ठीक है, फिर बाकी जो बचते हैं ना, उनमें से उनका रेफरेंस अब यहाँ चेक करते हैं। रेफरेंस मतलब आपने इंटरव्यू में जो भी बातें बताई वो बातें सही है या नहीं, वो चेक करते हैं। कि जैसे आपने ऐसा बोला हो कि इससे पहले मैं जहाँ जॉब करता था ना, कि भाई वहाँ पर मैं उस भाई मैंने जानबूझ के वो जॉब छोड़ दी क्योंकि मुझे वहाँ अच्छी सैलरी नहीं मिलती थी, ऐसी। ठीक है ना। अब उसमें उसमें जो है आपने वहाँ पे ऐसे बोला, तो वो लोग उस कंपनी में फ़ोन करके पूछते हैं कि भाई उसने जॉब क्यों छोड़ी। तो वो कंपनी वाला वहाँ पे अगर ऐसा बोल दे कि हाँ भाई वो तो जो है वो पूरा दिन यहाँ पर क्या कहते काम करता नहीं था, बस बहाने बनाता था, छुट्टियाँ करता था, इसलिए हमने निकाल दिया, तो आपका झूठ यहाँ पकड़ा जाएगा ना, बराबर ना।
तो वहाँ पे ये सब रेफरेंसेस आपके चेक करते हैं। फिर आपको आपको पता है, आप एप्लीकेशन में कुछ रेफरेंसेस ऐसे लिखते हो, जब इंग्लिश में आप लोग एप्लीकेशन लिखते हो ना, तो वहाँ कुछ रेफरेंसेस भी लिखे जाते हैं कि आपके पहचान वाले कोई फेमस पर्सन हो ना, तो उसके नाम आपको एप्लीकेशन में लिखने पड़ते हैं। कोई फेमस डॉक्टर पहचानता हो, कोई लॉयर, कोई टीचर, या वो पता है एप्लीकेशन में लिखते हो ये रेफरेंस के नेम, आपके जाने पहचाने लोग, तो उनको भी फ़ोन करके पूछते हैं कि भाई क्या ये इंसान लायक है कि मैं इसको जॉब दे सकूं। वो कंपनी उन्हें फ़ोन करके पूछती है। ये जब सब रेफरेंस चेक हो जाए ना, तो उसके बाद उनमें से भी जो उनको लगे कि नहीं भाई ये इंसान सही नहीं है, या उसने रेफरेंस गलत दिए हैं, झूठ बोला है, तो उनको वहाँ से और निकाल देते हैं। बराबर, मतलब जो वो 8-10 बचे ना, उसमें से भी 1-2 निकल जाते हैं, अब बचते ही खाली 6-7 लोग हैं। फिर उसके बाद फिर आता है प्रिलिमिनरी सिलेक्शन। प्रिलिमिनरी सिलेक्शन मतलब क्या, कि भाई ये होता है बेसिक सिलेक्शन। बेसिक सिलेक्शन होता है मतलब कि जो 6-7 लोग बचे ना, उन्हें फिर से कंपनी में बुलाते हैं और उन्हें खाली एक दिन काम करवाते हैं, सबसे काम करवाते हैं। ठीक है, ये प्रिलिमिनरी सिलेक्शन हो गया कि उन लोगों से सबसे एक दिन काम करवाएंगे कि हाँ भाई ये सच में इस जॉब के लिए काम करने लायक है या नहीं। आपको एक दिन उस ऑफिस में बिताना होता है कि भाई ये काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सब 6-7 लोगों को ही साथ में वहाँ काम करवाते हैं और सबका बिहेवियर चेक करते हैं, पूरा दिन उन्हें बिठा कर चेक करते हैं कि हाँ भाई ये पूरा दिन सही काम कर रहे हैं या नहीं काम कर रहे हैं। उन्हें बिजनेस का छोटा मोटा काम सौंप दिया जाता है एक दिन के लिए खाली। फिर उनमें से जो लोग बचे ना, उसमें से भी 6-7 में से 2-3 और निकल जाते हैं, अब बचते ही खाली 2 या 3 लोग हैं कि हाँ भाई ये पूरा दिन यहाँ पे अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। फिर उनमें से जो बचेगा ना, उसमें उनका फिर फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। यह आता है आखिरी में, फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में उनकी जो है वो ये बॉडी चेकअप किया जाता है। बॉडी चेकअप मतलब कि भाई जैसे अगर कोई कोई ऐसी जॉब हो कि जिसमें जो है वो आंखों की ज़रूर ज़्यादा हो और उस पर्सन को चश्मे आए हुए हो या आंखें कमज़ोर हो, तो उसको फिर जॉब नहीं मिलेगी। सही बात कि नहीं। कोई ऐसी जॉब कि जिसमें जो है वो दौड़ धाम ज़्यादा हो, बाहर धूप में घूमना फिरना ज़्यादा हो, होता भी है ऐसा कि भाई उसको ऐसा काम ज़्यादा करना हो और उसे प्रॉब्लम हो कि वो धूप में खड़े, भाई धूप में वो जा ही नहीं सकता, तो उसको ऐसी जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी ना। जिस जॉब में पूरा दिन खड़े रहकर स्पीच देनी है, पूरा दिन खड़े खड़े काम करना है, और जिसको जो है वो कमजोरी हो, जो हमेशा वीक रहता हो, खड़ा ही नहीं रह पाता हो, तो उसे ये जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी। तो ऐसा फिजिकल एग्जामिनेशन उसका किया जाता है। ठीक है, कि अगर उसमें कोई फिजिकल प्रॉब्लम है, कि अगर वो हैंडीकैप है, कुछ आंखों में प्रॉब्लम या कुछ बोलने में प्रॉब्लम, कि जिसको सबके साथ बात करनी हो और वो पर्सन हकलाता हो, तो भले ही वो कितना भी लायक हो, कंपनी वाले उसे जॉब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उन्हें ऐसे लोग की ज़रूरत है जो क्लियरली बात करे। और कोई अटक अटक के बात करता हो तो वो भी प्रॉब्लम है ना। तो ये सब चीज़ें चेक करते हैं। फिर उनमें से बाकी जो एक बचता है ना, फिजिकल एग्जामिनेशन में भी 1-2 को निकाल देते हैं, बाकी बचा ही जो एक, जो अकेला आखिरी में बचे ना, उसे सिलेक्ट करके उसको अपॉइंटमेंट लेटर देते हैं। फिर उसे अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया जाता है कि जहाँ पे उसे पूरा बताया जाता है कि देखो अब ये तुम्हारा काम है, ये तुम्हारी वर्क प्लेस है, ये तुम्हारा डेजिग्नेशन, ये तुम्हारी पोस्ट है, भाई तुम इस पोस्ट पे काम करोगे। ठीक है, ये तुम्हारी राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, तुम्हें इतनी पगार मिलेगी और तुम इस तारीख से ये जॉब शुरू कर सकते हो। ठीक है, ये पूरा अपॉइंटमेंट लेटर, एक एग्रीमेंट दे दिया जाता है कि ये तुम्हारा एग्रीमेंट है कि तुम 2 साल के लिए ये जॉब कर सकते हो, उसके आगे तुम्हारी मर्जी कि तुम फिर कंटिन्यू करो या छोड़ दो। ठीक है ना, 2 साल के लिए तुम्हें कंपलसरी जॉब करनी है, इतनी पगार मिलेगी, इतना कमीशन या बोनस मिलेगा, तुम्हें ये पूरा दिन काम करना होगा, ये सब डिटेल में अपॉइंटमेंट लेटर में लिखा होता है। और ये अपॉइंटमेंट लेटर हो जाए ना, उसके बाद नेक्स्ट फाइनली होता है इंडक्शन इनटू द ऑर्गेनाइजेशन एंड अलॉटमेंट ऑफ वर्क। आखिरी में जो उसे तारीख दे दी जाती है ना कि अब इस तारीख को आकर तुम काम पे लग जाना, तो उस तारीख पे आकर इंडक्शन इनटू ऑर्गेनाइजेशन, उसकी ऑर्गेनाइजेशन, उसके बिजनेस में इंडक्शन मतलब उसे ज्वाइन करवाया जाता है। और ज्वाइन करवाने के बाद उसे सब बताया जाता है कि देखो तुम्हारे ऊपर बॉस ये हैं कि तुम्हें इनके लिए काम करना है, तुम्हारे अंडर में इतने लोग हैं कि तुम्हें इनसे काम करवाना है।
ठीक है ना भाई, तुम्हारे ऊपर कितने लोग काम कर रहे हैं, तुम्हारे नीचे कितने लोग काम कर रहे होंगे। देखो भाई, ये तुम्हारे साथ में इस ऑफिस में बैठना है, इस ऑफिस में तुम्हारे साथ ये तुम्हारे कलीग्स भी बैठेंगे, है कि नहीं। वो बिजनेस है, उसकी क्या कहते हैं, उस बिजनेस की फिर पॉलिसी बताएंगे ना कि देखो हमारे बिजनेस में ये सब रूल्स भी हैं कि भाई एग्जैक्ट इतने टाइम पे आ जाना, भाई तुम्हें इतनी छुट्टियां मिलेगी, उससे ज़्यादा नहीं। जो भी रूल्स रेगुलेशंस होंगे वो सब रूल्स रेगुलेशंस उसे बताए जाएंगे, एंड अलॉटमेंट ऑफ वर्क, उसे काम सौंप दिया जाएगा कि अब ये रहा तुम्हारा काम और तुम काम शुरू कर दो। समझे। तो कोई भी बिजनेस में जब कोई बड़ी पोस्ट पे जॉब सिलेक्ट करनी हो ना, तो उसके लिए एक कंप्लीट प्रोसेस करनी पड़ती है हर एक को। और ये कंप्लीट प्रोसेस हो जाए उसके बाद ही उसे परफेक्टली सिलेक्ट करते हैं, नहीं तो नहीं। ठीक है, तो आज सिलेक्शन की ये भी प्रोसेस समझ में आई ना। ये मैं इसलिए डिटेल में समझा रहा हूँ क्योंकि इम्पोर्टेंट भी है एग्ज़ाम के लिए भी और आपके लिए भी। अब इसकी जो फाइनल प्रोसेस है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, वो अब हम लोग कल के वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।